तो हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुका है। और क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका पहला चैप्टर होता है जीव में जन्म, इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 तो देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 3 होने वाला, तो वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा यदि आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। सारी चीजें आपको यहाँ पर बिल्कुल ईजी वे में समझाई जाएंगी, तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पार्ट नंबर 3 में जो हम लोग महत्वपूर्ण चीजों को करने वाले हैं, आइए हम उनको देखना शुरू कर देते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे सब्जेक्ट यानी कि ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर चार्ज रखा गया 499, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, टेस्ट वगैरह सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। तो इसको भी ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहां से मैसेज करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और 2025 बोर्ड की परीक्षा के लिए आप लोग टॉप रोल को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीज आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्लास 12 बायोलॉजी का आपको जो पहला चैप्टर होता है जीव में जन्म, इस चैप्टर में जो पार्ट नंबर 3 आज का होने वाला है, उसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग को आज की इस वीडियो में क्या चीजों को पढ़ना है। तो इस पेज को मैं हटाता हूँ और पार्ट नंबर 3 में जो पढ़ने वाले उसको हम लोग लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो इसमें आपका जो टॉपिक जो है वो आपका है लैंगिक जनन। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने जो अलैंगिक जनन का टॉपिक था उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले लैंगिक जनन के बारे में, यानी कि लैंगिक जनन क्या होता है, संपूर्ण जानकारी हम लोग इसके बारे में प्राप्त करने वाले हैं। और साथ ही में पादपों में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है, जंतुओं में किस प्रकार से होता है, सारी जानकारी हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और इससे पहले का जो आपका अलैंगिक जनन का टॉपिक था वो भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए आप लोग इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा यदि आप लोग अच्छा इसको करना चाहते हो इस चैप्टर से। क्योंकि इस चैप्टर में 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक आपका है अलैंगिक जनन, एक आपका है लैंगिक जनन। दोनों को अगर आप समझ जाते हो तो समझ लीजिए आपका चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन को सीखने के लिए आप लोग इससे पहला वाला जो पार्ट था, पार्ट नंबर 2, उसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग लैंगिक जनन के बारे में समझते हैं। तो इसमें आप लोग बताओगे कि वह जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए विपरीत 2 विपरीत जनकों यानी कि नर व मादा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग लिंगी या फिर लैंगिक जनन बोलते हैं। आपको समझना है कि जो आपका अलैंगिक जनन होता है उसमें संतान को उत्पन्न करने के लिए 2 जनकों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो आपका लैंगिक जनन होता है इसमें संतान को उत्पन्न करने के लिए 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे कि नर और मादा की आवश्यकता होती है, तभी जाकर के संतान उत्पन्न होती है लैंगिक जनन के द्वारा। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। जैसे कि मनुष्य होगा तो मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, इसमें आप लोग जानते हैं कि नर और मादा की आवश्यकता होती है तभी जाके संतान की प्राप्ति होती है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि लैंगिक जनन जो होता है उसमें क्या होता है कि संतान उत्पन्न करने के लिए 2 विपरीत जनकों यानी कि नर व मादा की आवश्यकता होती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिंगी या फिर लैंगिक जनन बोलते हैं। इस प्रक्रिया में लैंगिक अंगों जैसे नर में वृषण और व मादा में अंडाशय की आवश्यकता होती है। और यह आपकी एक जटिल प्रक्रिया होती है, यानी कि जो लैंगिक जनन होता है यह आपका एक जटिल प्रक्रिया होती है। तो जो जीवन की चक्र की जो अवस्थाएं, सबसे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग लैंगिक जनन के बारे में और भी डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को जीवन चक्र की जो अवस्थाएं होती हैं, कौन-कौन सी अवस्थाएं होती हैं, उसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देखोगे जीवन चक्र की अवस्थाएं, तो आप लोग देखोगे यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपका होता है किशोरावस्था, दूसरा आपका होता है प्रजनन अवस्था, तीसरा आपका होता है जीर्णावस्था। इन तीनों को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। ये आपकी जीवन चक्र की अवस्थाएं होती हैं। किशोरावस्था होता है, फिर दूसरे नंबर पर आपका प्रजनन अवस्था होता है, यानी कि जब जो कह सकते हैं कोई भी चीज हो या फिर पादप हो या फिर जंतु हो, जब वो प्रजनन करने की अवस्था में आ जाता है तो उसे हम लोग प्रजनन अवस्था बोलते हैं। और लास्ट वाला आपका जीर्णावस्था होता है। किशोरावस्था को हम लोग डिटेल में समझेंगे। दूसरे नंबर आपका जो प्रजनन अवस्था, यहाँ पर आप लोग देखोगे, पहला मैंने आपको बताया है पादप प्रजनन अवस्था, यानी कि पादप में अलग अवस्था होती है, जिसमें आपको देखोगे यहाँ पर पादप प्रजनन अवस्था में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक आपका होता है मोनोकार्पिक और दूसरा आपका होता है पॉलीकार्पिक। लेकिन यदि हम लोग जंतु के बारे में, प्रजनन अवस्था के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर भी आपके 2 पाए जाते हैं। पहला आपका होता है मौसमी प्रजनन, यानी कि जो मौसम के दौरान वो प्रजनन करते हैं वो आपके मौसमी प्रजनक होते हैं। और जो सतत प्रजनक होते हैं, जो हमेशा किसी भी समय वो कर सकते हैं प्रजनन, वो आपके होते हैं सतत प्रजनक। तो क्या-क्या चीज़ें होती है पूरा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे किशोरावस्था के बारे में, फिर हम लोग प्रजनन अवस्था के बारे में समझेंगे, जिसमें आपका पादप प्रजनक अवस्था के बारे में भी समझेंगे, यानी कि जो पादप में होता है उसके बारे में समझेंगे। और उसमें जो आपके मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक होता है इसको भी समझेंगे डिटेल में। उसके बाद फिर हम लोग जंतु प्रजनक अवस्था के बारे में समझेंगे, जो आपका होता है इसमें पहला होता है मौसमी प्रजनक, दूसरा आपका होता है सतत प्रजनक, और लास्ट में हम लोग समझेंगे जीर्णावस्था के बारे में। तो पूरा हम लोग डिटेल में समझेंगे। ये आपके जीवन चक्र की अवस्थाएं होती हैं। तो इस पेज को मैं अब यहाँ पर हटाता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए।
फिर हम लोग लेकर के आते हैं नेक्स्ट पेज और वहाँ पर हम लोग जीवन चक्र की जो अवस्थाएं होती हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग लैंगिक जन के ऊपर और भी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो इस पेज को मैं यहाँ पर अब हटा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जीवन चक्र की जो अवस्थाएं होती हैं उसमें जो पहली अवस्था होती है आपकी होती है किशोरावस्था। तो आप लोग इसमें बताएंगे कि इस अवस्था में जीव के शरीर में तीव्रता से वृद्धि होती है, यानी कि जब व्यक्ति या फिर कैसे कह सकते हैं कोई पादप हो या जंतु हो, जब वो किशोर अवस्था में होता है तो उसका जो शरीर की जो होता है शरीर की में तीव्रता से वृद्धि होती है। और पादपों में इस अवस्था को हम लोग कायिक अवस्था बोलते हैं। जैसे कि मनुष्य होगा उसमें आप लोग किशोरावस्था बोलेंगे, लेकिन जो पादप होते हैं उसमें आप लोग इसे कायिक अवस्था बोलते हैं। दूसरा आपका होता है इसमें प्रजनन अवस्था। तो प्रजनन अवस्था क्या होती है उसको भी यही समझते हैं। इसमें आप लोग बताओगे कि इस अवस्था में जीवों के शरीर में जनन क्षमता विकसित होती है, यानी कि जब किसी भी पादप की बात करेंगे या फिर हम लोग बात करेंगे जंतु की, इस अवस्था में क्या होता है प्रजनन अवस्था में, इस अवस्था में जीवों के शरीर में जनन की क्षमता विकसित होती है। और प्रजनन अवस्था के आरंभिक या कह सकते हैं प्रारंभिक काल को हम लोग यौनारंभ भी बोलते हैं। अब ये जो प्रजनन अवस्था होता है वो पादप में अलग होता है और जंतु जो होते हैं उनमें अलग होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पादप में प्रजनन अवस्था किस प्रकार से होता है और फिर हम लोग समझेंगे जंतु प्रजनक अवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हमको समझना क्या है पादप प्रजनक अवस्था। तो इसमें आप लोग बताओगे सबसे पहला पॉइंट आपका होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है मोनोकार्पिक, दूसरा आपका होता है पॉलीकार्पिक। तो मोनोकार्पिक क्या होता है उसको आइए सबसे पहले समझते हैं। तो इसमें आप लोग बताओगे कि इस अवस्था में ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं उन्हें हम लोग मोनोकार्पिक पौधे बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो मोनोकार्पिक अवस्था होती है तो इस अवस्था में ऐसे पौधे आते हैं जो अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प को धारण करते हैं, उसे हम लोग मोनोकार्पिक बोलते हैं। उदाहरण में आप बता सकते हो गेहूं और चावल ऐसे आपके पौधे हैं जो पूरे जीवन काल में अपने एक ही बार पुष्प धारण करते हैं, वो आपके मोनोकार्पिक कहलाते हैं। तो मोनोकार्पिक आप समझ गए होंगे, इसे आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पॉलीकार्पिक के बारे में समझते हैं। तो जो मोनोकार्पिक था उसका एकदम अपोजिट आप लोग पॉलीकार्पिक को समझ सकते हो कि ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में प्रत्येक वर्ष में एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं पॉलीकार्पिक पौधे कहलाते हैं। अब मोनोकार्पिक में पूरे जीवन काल में पौधे द्वारा केवल एक ही बार पुष्प धारण किया जा रहा था, लेकिन जो पॉलीकार्पिक होता है इसमें ऐसे पौधे आते हैं जो जीवन काल में अपने जीवन काल में प्रत्येक वर्ष में एक विशिष्ट मौसम होता है, उस विशिष्ट मौसम में ये लोग पुष्प को धारण करते हैं, इसे हम लोग पॉलीकार्पिक बोलते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर उदाहरण में देखोगे आम और सेब, तो ये आपके पॉलीकार्पिक के उदाहरण है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो आम होता है आम का सीजन होता है तो सीजन वाइज ही ये अपने फल देते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद कर लेना है कि जो मोनोकार्पिक होते हैं या आपके पौधे जो होते हैं वो जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प को धारण करते हैं, और जो आपके पॉलीकार्पिक होते हैं अपने जीवन काल में कह सकते हैं कि एक मतलब कि प्रत्येक वर्ष में एक मौसम में विशिष्ट समय में ये अपना पुष्प को धारण करते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ष आप लोग मान सकते हो कि ये धारण करते हैं। तो ये आपके पॉलीकार्पिक होते हैं, ऊपर वाला मोनोकार्पिक होता है। तो पादप प्रजनक अवस्था आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग समझने वाले इसमें जंतु प्रजनक अवस्था के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम लोग जंतु प्रजनक अवस्था के बारे में भी समझते हैं। तो जंतु प्रजनक अवस्था में आप लोग पहला पॉइंट बताओगे इसमें मौसमी प्रजनक और दूसरा आपका होता है सतत प्रजनक। इसमें भी आपके दो प्रकार के प्रजनक होते हैं। पहला आपका क्या होता है मौसमी, दूसरा आपका होता है सतत। तो मौसमी प्रजनक क्या होते हैं उसको आइए समझ लेते हैं। इसमें आप बताओगे कि मौसमी प्रजनक वर्ष के एक निर्धारित मौसम में प्रजनन करते हैं, यानी कि जो मौसमी प्रजनक होते हैं ये वर्ष के किसी एक निर्धारित मौसम में ही प्रजनन करते हैं, वो आपके मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। और उस उदाहरण में आप बताते हो कि मेढक और मछली, ये क्या है आपके एक मौसमी प्रजनक है। और वर्ष के यानी कि किसी एक वर्ष की बात करेंगे हम लोग तो उसमें एक निर्धारित मौसम होगा, उसी मौसम में ये प्रजनन करते हैं, तो इसे हम लोग मौसमी प्रजनक बोलते हैं। वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे सतत प्रजनक की, तो सतत प्रजनक क्या होते हैं उसको आइए समझते हैं। इसमें आप बताओगे कि सतत प्रजनक वर्ष में किसी भी समय प्रजनन करते हैं। उदाहरण में बताते हो मानव और चूहा आदि क्या है आपके सतत प्रजनक, यानी कि वर्ष में किसी भी समय प्रजनन कर सकते हैं, इनका कोई भी विशिष्ट समय नहीं होता है, तो वर्ष में किसी भी समय प्रजनन करते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सतत प्रजनक। उदाहरण में आप बताओगे मानव और चूहा जो है ये आपके सतत प्रजनक के उदाहरण हैं। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। इस प्रकार से इस पेज पर हम लोगों ने कई सारी चीज़ों को समझा है। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें समझा किशोरावस्था के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि इस अवस्था में जीव के शरीर में तीव्रता से वृद्धि होती है और पादपों में इस अवस्था को हम लोग कायिक अवस्था बोलते हैं। फिर हम लोगों ने प्रजनन अवस्था के बारे में समझा और उसमें आपके दो प्रकार मैंने आपको समझाए। पादप प्रजनक अवस्था अलग होती है और जंतु प्रजनक अवस्था अलग होती है, तो दोनों को मैंने अलग अलग करके समझा दिया है। अब हम लोग इसमें समझने वाले जीर्णावस्था के बारे में। तो इस पेज को मैं आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इस पेज को हटाते हैं। और जो आपका इसमें तीसरा प्रकार होता है जीवन चक्र की अवस्था का, उससे हम लोग देख लेते हैं। इस पेज को मैं हटाता हूँ यहाँ पर। तो तीसरा प्रकार आपका इसमें होता है जीर्णावस्था। तो जीर्णावस्था क्या होता है इसमें आप लोग बताओगे कि यह पश्च जनन काल अवस्था, यानी कि जो जीर्णावस्था होता है या जनन काल के बाद की जो अवस्था होती है
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीर्णावस्था बोलते हैं। तो आप बताओगे इसमें कि यह पश्च जनन काल अवस्था है जिसमें जीवों के शरीर की कार्यकी और संरचना का पतन होने लगता है, यानी कि धीरे धीरे करके वो मृत्यु की ओर अग्रसर होने लगता है और प्राकृतिक मृत्यु का संयोग समय के साथ बढ़ने लगता है और अंत में जीव की मृत्यु हो जाती है। तो यही आपका जीर्णावस्था होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि यह पश्च जनन काल अवस्था, यानी कि जो जीर्णावस्था होता है, यह आपका जनन काल के बाद की अवस्था है जिसमें जीव के शरीर की कार्यकी और संरचना का जो होता है पतन होने लगता है और प्राकृतिक मृत्यु का संयोग समय के साथ बढ़ने लगता है, यानी कि उसका मृत्यु के वो लगभग हर हर समय वो करीब आता जाता है और अंत में जीव की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जीर्णावस्था भी आप लोग समझ लिया है। अब हम इसमें समझेंगे पादपों में लैंगिकता, यानी कि अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे, जैसे कि मैंने आपको जो बताया, मैंने आपको लैंगिक जन के बारे में बताया। तो अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे पादपों में लैंगिकता किस प्रकार से होती है, फिर हम लोग जंतुओं में लैंगिकता को समझेंगे। और जब आप लोग पादपों और जंतु दोनों में लैंगिकता समझ लोगे तो ये चैप्टर आपका पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। तो पादपों में जो लैंगिकता होती है दो प्रकार की होती है। पहला आपका होता है उभयलिंगाश्रयी, दूसरा आपका होता है एकलिंगाश्रयी। तो उभयलिंगाश्रयी और एकलिंगाश्रयी क्या होता है, इसको आइए समझते हैं। तो उभयलिंगाश्रयी में आप लोग बताओगे कि जब नर और मादा जननांग एक ही पादप में पाए जाते हैं तो यह अवस्था आपकी द्विलिंगी अवस्था कहलाती है और इसे हम लोग उभयलिंगाश्रयी अवस्था ही बोलते हैं। उदाहरण में बता सकते हो लौकी, खीरा आदि आपके उभयलिंगाश्रयी के उदाहरण है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब नर और मादा जननांग एक ही पादप पर पाए जाए, यानी कि एक ही पादप पर नर भी हो और मादा का जननांग भी एक ही पादप पे हो, तो वो आपका होता है द्विलिंगी कहलाती है, उसे हम लोग उभयलिंगी भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट आपका इसमें होता है आपका होता है एकलिंगाश्रयी। इसका मतलब क्या है, इसको भी यही समझ लेते हैं। इसमें आप बताओगे कि जब नर और मादा जननांग दो अलग अलग पादपों में पाए जाते हैं तो यह अवस्था आपका एक लिंगाश्रयी कहलाती है। उदाहरण में बता सकते हो पपीता और भांग, तो ये आपके एक लिंगाश्रयी के उदाहरण हैं। तो दोनों को आप लोग अच्छे से समझ लिया, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो उभयलिंगाश्रयी होता है इसका मतलब ये होता है कि जब नर और मादा जननांग एक ही पादप पर पाए जाए तो आपका द्विलिंगी अवस्था भी कहलाती है और उभयलिंगी श्राय भी कहलाती है। और उदाहरण में बताते हो लौकी, खीरा आदि आपके द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। वहीं पर यदि हम लोग एक लिंगाश्रय की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो आपका नर जननांग होगा वो आपका अलग पुष्प पर होगा और मादा जननांग आपका जो होगा वो अलग अलग पुष्प पर होगा। तो इसीलिए आप बताते हो कि जब नर और मादा जननांग दो अलग अलग पादपों में पाए जाते हैं तो यह आपका अवस्था एक लिंगाश्रयी कहलाती है। उदाहरण में बताते हो पपीता और भांग। तो इसे आप लोग समझ लिया होगा। आगे हम लोग उसमें समझते हैं कि पुष्पीय पादपों में जननांगों के आधार पर पुष्प आपके दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो जननांग के आधार पर पुष्प आपके दो प्रकार के होते हैं पुष्पीय पादपों में। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है एक लिंगी पुष्प। तो ये एक लिंगी पुष्प क्या होता है, इसके नाम से सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। आप लोग देखोगे तो यहाँ पर दिया गया है कि जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक ही जनन अंग पाया जाता है तो उसे हम लोग एक लिंगी पुष्प बोलते हैं। अब ये पुंकेसर क्या होता है और स्त्री केसर क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। पुंकेसर आपका होता है नर जननांग और स्त्री केसर आपका होता है मादा जननांग। ये चीज आपको समझना है कि जब पुष्प में पुंकेसर हो या तो फिर स्त्री केसर, यानी कि दोनों में से कोई एक ही पाया जाएगा जननांग तो वो आपका एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। जैसे कि तरबूज और पपीता आदि आपके एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। दूसरा आपका इसमें होता है उभयलिंगी पुष्प। तो उभयलिंगी पुष्प क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। इसमें आप लोग बताओगे कि जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर क्या होता है, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों जनन अंग पाए जाते हैं तो उसे हम लोग उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। क्या होता है कि जब पुष्प में पुंकेसर भी पाया जाए यानी कि नर जननांग भी पाया जाए और स्त्री केसर यानी कि मादा जननांग भी पाया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। जैसे कि गुड़हल हो गया, सरसों आदि आपके उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण हो गए। तो इस प्रकार से इन दोनों पॉइंट को भी आप लोगों ने समझ लिया। पुष्प में जननांगों के आधार पर पुष्प आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला पुष्प आपका होता है एकलिंगी, दूसरा आपका होता है उभयलिंगी। एकलिंगी में पुष्प में या तो नर जननांग पाया जाएगा या फिर मादा जननांग पाया जाएगा और जो उभयलिंगी पुष्प होगा इसमें आपका नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाएंगे तो वो आपके उभयलिंगी पुष्प कहलाएंगे। इस प्रकार से आप लोगों ने इस पेज पर भी कई सारी चीजों को समझा है। तो एक बार इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी चीजों को हम लोग को समझना है। यानी कि जो आपका यहाँ पर टॉपिक था कह सकते हैं कि जीवन चक्र की अवस्था के बारे में, उसे यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और फिर हम लोगों ने पादपों में लैंगिकता को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं जंतुओं में लैंगिकता के बारे में। तो आइए हम लोग उसको समझते हैं। इस पेज को मैं अब यहाँ पर हटा देता हूँ।
तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतुओं में लैंगिकता के बारे में। तो यहाँ पर भी आपके दो प्रकार के जंतु होते हैं, एक आपका होता है द्विलिंगी जंतु, दूसरा आपका होता है एकलिंगी जंतु। तो द्विलिंगी जंतु क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि यदि एक ही जंतु के शरीर में नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मों का निर्माण होता है तो वह आपके द्विलिंगी जंतु कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब सेम है, जैसा कि मैंने आपको उभयलिंगी पुष्प के बारे में बताया था, वैसे ही जंतुओं में भी होता है कि यदि एक ही जंतु के शरीर में नर और मादा दोनों प्रकार के युग्म का निर्माण होता है तो वे आपके द्विलिंगी कहलाएंगे। और उदाहरण में बताते हो, जोक और केचुआ आदि आपके द्विलिंगी जंतु के उदाहरण हैं। एक लिंगी जंतु क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं। इसमें आप बताओगे कि यदि अलग अलग शरीर में नर और मादा युग्म का निर्माण होता है तो हम लोग एक लिंगी जंतु बोलते हैं। जैसा कि आपका हो गया मनुष्य, हो गया बिल्ली, हो गया आदि आपके एक लिंगी जंतु के उदाहरण हैं। द्विलिंगी जंतु में आपका कह सकते हो आप लोग कि नर और मादा दोनों प्रकार के युग्म का निर्माण एक ही शरीर में होता है, कह सकते हैं कि एक ही जीव में होता है, तो उसे हम लोग द्विलिंगी जंतु बोलते हैं। और एक लिंगी जंतु में यदि अलग अलग शरीर में नर और मादा युग्म का निर्माण होता है तो उसे हम लोग एक लिंगी जंतु बोलते हैं। उदाहरण में आप लोग मनुष्य और बिल्ली बता सकते हो। तो ये चीज़ भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं जंतु होते हैं उसमें जो लैंगिक जन की जो घटनाएं होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। बाकी चीज़ें जो होंगी वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, पार्ट नंबर 4 में, और वो आपका इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। तो लैंगिक जन की घटनाएं किस प्रकार से होती है उसको आइए समझते हैं। इसमें आप बताओगे सबसे पहला पार्ट आपका होता है निषेचन पूर्व घटना, यानी कि निषेचन से पहले जो घटनाएं होती हैं उसको हम लोग निषेचन पूर्व घटना बोलते हैं, जिसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहला इसमें आपका होता है युग्मक जनन, जो कि आपका निषेचन से पहले युग्मक का निर्माण होगा और फिर आपका युग्मक का स्थानांतरण होगा। ठीक है, यदि पादप की बात करेंगे तो पादप में युग्मक का जनन होगा, और यदि जंतु की बात करेंगे तो जंतुओं में युग्मक जनन होगा। यह आपका लैंगिक जनन की घटनाएं होती हैं। जब युग्मक का निर्माण हो जाएगा तब फिर युग्मक का स्थानांतरण होगा। तो इस प्रकार से निषेचन पूर्व घटना में आपके दो घटनाएं होती हैं। पहला आपका होता है युग्मक जनन, यानी कि युग्मक का निर्माण। दूसरा आपका होता है युग्मक स्थानांतरण, युग्मकों का एक से दूसरे में जाना ही आपका युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। फिर दूसरे नंबर पे आपकी जो घटना होती है आपकी होती है निषेचन की घटना। इसमें भी आपके दो प्रकार के निषेचन होता है। एक आपका बाह्य निषेचन, यानी कि जब शरीर के बाहर निषेचन होता है तो उसे हम लोग बाह्य निषेचन बोलते हैं, और जब शरीर के अंदर निषेचन होता है तो हम लोग आंतरिक निषेचन बोलते हैं। इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फिर तीसरा आपका इसमें होता है निषेचन पश्च घटना, यानी कि निषेचन के बाद की जो घटनाएं होती हैं उसको हम लोग निषेचन पश्च घटना बोलते हैं। तो निषेचन पश्च घटना में पहला आपका होता है युग्मन निर्माण, यानी कि जो युग्मनज होगा उसका निर्माण होगा, और भ्रूणोद्भव आपका होगा। ये आपका दो प्रकार की घटनाएं होंगी निषेचन पश्च घटना, यानी कि निषेचन के बाद की घटनाओं में। यदि हम लोग पादप की बात करेंगे तो पादपों में भ्रूणोद्भव होगा, यदि जंतुओं की बात करेंगे तो जंतुओं में आपका भ्रूणोद्भव होगा। अब इसमें भी आपके जंतुओं में भ्रूणोद्भव आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है अंडज और एक आपका होता है जरायुज। तो इस प्रकार से जो चार्ट होता है आपका लैंगिक जन की घटनाओं का चार्ट इस प्रकार से होता है। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करके बना लीजिए अच्छे तरीके से, और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। जैसे कि युग्मक जन को डिटेल में समझेंगे, युग्मक स्थानांतरण को डिटेल में समझेंगे, पादपों में युग्मक जन किस प्रकार से होता है उसको डिटेल में समझेंगे, जंतुओं में किस प्रकार से होता है उसको डिटेल में समझेंगे, फिर निषेचन के बारे में भी समझेंगे, बाह्य निषेचन आंतरिक निषेचन के बारे में डिटेल में समझेंगे। फिर आज हम लोग जब आएंगे निषेचन पश्च घटना में तो इसमें हम लोग युग्मनज के बारे में डिटेल में समझेंगे, भ्रूणोद्भव के बारे में डिटेल में समझेंगे, पादपों में किस प्रकार से भ्रूणोद्भव होता है उसको भी डिटेल में समझेंगे, और जंतुओं में किस प्रकार से भ्रूणोद्भव होता है उसको भी डिटेल में समझेंगे, और लास्ट में हम लोग समझेंगे अंडज और जरायुज के बारे में। और फिर आपका जो चैप्टर होगा लैंगिक जन का, या कह सकते हैं जो जीव में जन का जो चैप्टर होगा वो पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।